जहाँ तक राइटिंग का सवाल है तो राइटिंग एक ऐसी चीज है जिसका जीवन पर्यंत इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। हालांकि मेरा प्रिंसिपल एक बार यह है कि जब बच्चे लिख जाते हैं तो उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करता, क्योंकि अब वो बीते दिनों की बात हो गई। लेकिन ये कोई प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन नहीं है, इसमें ना कोई एब्सोल्युटली रॉन्ग हो सकता है ना एब्सोल्यूट राइट हो सकता है। हर ट्रूथ यहाँ रिलेटिव ट्रूथ है। तो इसलिए आपने अगर अपने पैटर्न से लिखा होगा तो आप उसके लिए मायूस नहीं होंगे। हर भी एग्जाम के अपने अलग पैटर्न होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आप देखते हो, मेरी जो तैयारी करवाने के इस तरीके पर मेरा जो हमेशा बल होता है, वो प्रेजेंट तरीका तैयारी कराने पर हमारा इसलिए बल होता है क्योंकि अगर आप जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक क्वेश्चन चाहे वो जिस तरीके से भी पूछ ले आप उसमें अच्छा एक्सेल नहीं कर पाओगे। आज की तारीख में यूपीएससी की जरूरत है कॉन्सेप्ट, सारे विषयों, जीएस हो, ऑप्शनल पेपर हो। जीएस में भी मैंने, हालांकि मैं तो बड़ा संक्षिप्त लिया था, जो कि मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा उसमें आपको टाइम वहाँ नहीं दिया था, लेकिन जितना मैंने टाइम दिया उसमें मैंने यही बताने की कोशिश की, देखो जनरल स्टडीज़ इंटीग्रेटेड है, उसको इंटीग्रेटेड करके पढ़ने में फ़ायदा है, तभी आप उस पार्ट के साथ जस्टिस कर पाओगे। और हिस्ट्री में भी मेरी पहली समझ होती है, जैसे इस बार मैंने फिर अपना पेडागोगी चेंज किया कि थोड़ा सा बच्चों को और भी ज़्यादा इंटीग्रेशन बने, और भी ज़्यादा क्लैरिटी आए, क्योंकि जितनी आपकी क्लैरिटी आती जाएगी उस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप उतना बेहतर करते जाओगे। ये समझ के ऊपर क्वेश्चन है। पहला मामला आता है मैप का, मानचित्र का। देखो बच्चों, मानचित्र में ये बात स्पष्ट हो गई कि मानचित्र केवल देखने से नहीं होगा, मानचित्र समझ से होगा। जैसे जैसे आप एक्वायर करोगे नॉलेज, वैसे वैसे अब हर चैप्टर पूरा पाषाण काल से ही शुरू किया, तो आप जितने प्लेसेस को पढ़ते हो तो पढ़ने के दरमियान उतने प्लेसेस का नाम, जो महत्वपूर्ण प्लेसेस, उसका नाम पहले याद रखना पड़ेगा, और नाम याद रख के तब उसका लोकेशन देखना पड़ेगा। और उस लोकेशन से पहले भी आपको इंडिया का जो मानचित्र है उसमें कहाँ मरुस्थल है, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ नदियाँ हैं, इसकी समझ विकसित करनी होगी। और जैसे जैसे युग में आपका चैप्टर बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से मानचित्र भी साथ साथ बढ़ता जाए, और मानचित्र की समझ आपके उत्तर के, जो आपका प्रश्न का उत्तर है उसको वो प्रमोट करेगा, और आपका जो ओवरऑल उत्तर की समझ है वो आपके मानचित्र की समझ को बढ़ाएगा। मतलब बोथ शुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। आप उसको वाटर टाइट कंपार्टमेंट में मानचित्र को नहीं देख सकते। सामान्यतः देख रहा हूं मैं कि जब आप मानचित्र का क्वेश्चन हल करोगे, एक नॉर्मल कंडीशन में बढ़ जाओगे तो मिनिमम 15 क्वेश्चन करने में, 15 प्लेसेस करने में आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, मुझे ऐसा लगता है। जो अब ट्रेंड देख रहा हूँ, पिछले साल भी देखा था, इस साल भी देखा, उससे पिछले साल भी देखा। लाख प्रयास कर लोगे तो भी 1-2 क्वेश्चन आपका मैप का नहीं होगा, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। कारण क्या है कि अगर मान लो मिनिमम 15 कर लेते हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि वह फिर भी तुमको जो डिस्क्रिप्टिव आंसर वाला पत्र है उससे मानचित्र वाला प्रश्न ज़्यादा ही उत्तर आपको देगा, ज़्यादा ही मार्क्स आपको देंगे वो। तो इसलिए उसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। 15 आउट ऑफ 20 अगर 15 करते हो, हम लोगों के टाइम में याद है कि 20 चॉइसेस होते थे और 20 चॉइसेस में 15 प्लेसेस साइट्स करने होते थे। अब आप लोगों का 20 में 20 साइट्स है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिट चैलेंजिंग, लेकिन बावजूद इसके उसमें तुमको मायूस होने की जरूरत नहीं। 15 साइट आपको मैं करवा ही दूंगा। हाँ, उसके बाद फिर 1-2 साइट्स में, जैसे देखो इसी साइट्स में 2 साइट्स को हमने स्टार करके छोड़ा है, क्योंकि काफ़ी माथा पच्ची करने के बाद उसकी कोई सुराग नहीं मिली, समझ रहे हो। क्योंकि देखो अब देखो कि जो 2 स्टार जो लगा हुआ है उसमें एक स्टार 9th नंबर पेज पर लगा हुआ, चित्रित मेरुदंड स्थल काशीपुर। अभी जो काशीपुर के पीछे जो अवधारणा काम कर रही है वो हमने इसको बहुत तरह से मिलाने की कोशिश की, तो रोपर का जो जगह है, अब थोड़ा सा स्टार लगाने का मतलब है कि अगर यह काशीपुर नहीं निकला तो रोपर निकल सकता है। हालांकि रोपर से उसकी दूरी मानचित्र पर ज़्यादा रोपर की दूरी आ रही है, पंजाब के साइड में आ रही है, और ये जा रहा है उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जा रहा है। अगर आप लोकेशन देखो, अब मेरा मकसद आगे यही कि नदी है, तालाब, जितने भी इंपॉर्टेंट आपका जियोग्राफिकल लोकेशंस है, तो जियोग्राफिकल लोकेशन शुड बी इन योर माइंड। अगर
एक बार, अच्छा इसमें मैप में एक ही बार मेहनत करना पड़ेगा। उस बार नौबत आएगी जब ऐसे उंगली डालोगे तो सीधे तुमको उत्तराखंड पर उंगली पड़ेगी, या मरुस्थल पर उंगली पड़ेगी, या शिवालिक पहाड़ी पर उंगली पड़ेगी। एक बार बस मेहनत करने की जरूरत होगी। एक बार अगर तुमको वो जोग्राफिकली अगर वो चीज़ क्लियर हो जाता है, देन यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वहाँ पर मैंने लोकेशन देखा, तो हमने देखा कि भाई अब रोपड़ के उत्तर में, उत्तराखंड वाला जो साइड है रोपड़ के पूरब और उत्तर में, उसमें 3 स्थल आ रहे थे, काशीपुर, थपली और पुरोला, जहां से चित्रिधूषण मृदवान स्थल के साक्ष्य मिले हैं। तो हमने इस अनुमान पर काशीपुर तो कर दिया है, लेकिन काशीपुर में हम चूंकि 100% कन्फर्म नहीं, इसलिए इसको स्टार दे के छोड़ दिया है कि ये हो सकता है अगर उसमें हो तो। रोपड़ की गुंजाइश तो मुझे नहीं लग रही है, यही दोनों में से किसी एक की गुंजाइश लग रही है। नेक्स्ट 17वां नंबर अभिलेख स्थल जो दिया है, तो अभिलेख स्थल में बार बार मेरा दिमाग अपनी समझ से जा रहा था कुषाण अभिलेख पर, और कुषाण अभिलेख में जो उसका पुरुषपुर का अभिलेख है कनिष्का का, उस पर जा रहा था। अब इस मैप में दिक्कत ये थी कि पुरुषपुर से थोड़ा उत्तर लिए हुए है वो, अफगानिस्तान के साइड में लिए हुए, और अफगानिस्तान के साइड में एक ही अभिलेख मिल रहा है, और वह अभिलेख है चित्राल। चित्राल जो काबुल के पास है, और ये जयपाल का है, हिंदू साहित्य वंश का है। तो संभावना है उसकी, लेकिन अगर इसके इतर तुमने कुछ लिखा होगा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये चित्राल और ये वाले पर, काशीपुर वाले पर कंफर्मेशन नहीं है। बाकी मैं मानकर चलता हूँ कि 15 प्लेसेस तो बच्चे कर ही दिए होंगे, और 20 प्लेसेस अपने आप में थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अब बच्चों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो पहला क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपका है कि आरंभिक भारतीय ऐतिहासिक परंपरा, क्वेश्चन नंबर 2, आरंभिक भारतीय ऐतिहासिक परंपरा जैसी कि वह इतिहास पुराण से प्रतिबिंबित है, किस प्रकार प्रकट हुई थी? इस शैली के विशिष्ट अभिलक्षण क्या है? आरंभिक भारतीय ऐतिहासिक परंपरा जैसी कि वह इतिहास पुराण से प्रतिबिंबित है, किस प्रकार प्रकट हुई थी? इस शैली के विशिष्ट अभिलक्षण क्या? इस बार के क्लास में मैंने इसका आंसर भी करवाया इस क्वेश्चन का। देखो एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट है, या जो इतिहास पुराण की अवधारणा है, इतिहास पुराण की अवधारणा दी है रोमिला थापर ने। ये रोमिला थापर से ही ये स्टेटमेंट है। तो देखो इसमें बेसिक या फंडामेंटल चीज क्या है, मैं आपको बताता हूं। फंडामेंटल चीज ये है कि प्रारंभ में जो वेस्टर्न स्कॉलर्स थे, पश्चिमी चिंतक, उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया था कि जो प्राचीन भारत के लोग हैं उनमें ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव है। जस्ट टेल मी इंफॉर्मेशन, गिव मी द इंफॉर्मेशन। एनी ऑफ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम एज वेल? हाउ मेनी ऑफ यू? ओके ओके, देन सॉरी, देन आई जस्ट ट्राई टू बी अ बिट बाइलिंगुअल। यहाँ पर जो इतिहास पुराण है, इतिहास पुराण, तो दैट विल वर्क इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम बोथ, बिकॉज इतिहास पुराण इज ए प्रॉपर नेम, सो यू कैन यूज दैट टर्म इतिहास पुराना इन पुराना इंग्लिश, इन हिंदी पुराण, ओनली डिफरेंस यू विल फाइंड है। तो ये जो इतिहास पुराना का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली the western scholars have tried to prove that ki the people of ancient India was not having any sense of history. Their texts were full of mythologies. उनके जो पुस्तक हैं वो केवल मिथकों से भरे पड़े हैं, उसमें इतिहास जैसा कोई तत्व नहीं है। और कलहन की राज तरंगनी को छोड़ दे तो मुझे ऐसी कोई कृति मिलेगी नहीं। ये तो हुई एक बात। तो इंडियन स्कॉलर्स ने उसको काउंटर किया। तो काउंटर में जो कॉमन स्कॉलर्स थे उनका काउंटर पॉइंट ये रहा कि देखो भाई, हमारे यहाँ भी इवन द एंशिएंट पीपल ऑफ इंडिया वे आर हैविंग द सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऑल्दो देयर कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री वाज डेफिनेटली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ग्रीक एंड रोमन कॉन्सेप्ट एंड द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्टोरियंस। तो उनका नॉर्मल ये स्टैंड रहा कि भाई समकालीन में यूनानी और रोमन से अलग रहा था और आधुनिक विद्वानों की अवधारणा से अलग रही थी। रोमिला थापर ने थोड़ा इसमें और भी स्मार्टली काम किया। रोमिला थापर ने कहा कि देखिए भाई, पहली बात तो एंशिएंट पीपल के जो ऑब्जेक्टिव ऑफ हिस्टोग्राफी है या हिस्ट्री राइटिंग है वो डिफरेंट है, वो तो एक बात है। दूसरी बात है कि इवन द approach to history or historical consciousness of ancient people did not remain to be static, rather it underwent changes in
चेंजिंग टाइम एंड सिचुएशन। उसने कहा कि भाई देखिए, पहली बात तो अपने मन से आप फितूर निकाल दीजिए कि एंशिएंट लोगों का दिमाग मतलब एक ही जगह इतिहास लेखन का एक ही धारणा से उलझा रहा। एक्चुअली एंशिएंट पीपल जो स्कॉलर्स हैं वो उनका भी जो हिस्ट्री का सेंस है समय के साथ बदलता रहा। तब उसमें उन्होंने एक एक्चुअली उर्मिला थापर की बुक आती है, उसमें वो लिखती है, बुक का नाम फ्रॉम लीनियज टू स्टेट, तो वंशावली से लेकर राज्य निर्माण तक। तो उन्होंने कहा कि इतिहास के आरंभिक अवस्था में जिस समय वैदिक काल है या बुद्ध काल है, तो मतलब वैदिक काल बुद्ध काल तक बेसिकली उनकी जो हिस्ट्री थी वो माइथोलॉजी से लिपटी पड़ी थी। मतलब जो धर्म ग्रंथ है उसी से वो इतिहास की तरफ संकेत करते हैं, क्योंकि उस समय क्या था कि नए नए वंशों का उद्भव हो रहा था, मतलब वंशावली उभर रही थी धीरे धीरे। ट्राइबल जो सोसाइटी है वो ट्राइबल सोसाइटी जब स्टेट सोसाइटी में ढल रही थी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लेटिमेसी की। लेटिमेसी कहते हैं वैधता की। तो उन्होंने वैधता प्राप्त करने के लिए नई नई कहानियां गढ़ी, कुछ न कुछ देवता से संबंध जोड़ा है, कुछ किया। लेकिन जब जैसे जैसे राज्य का निर्माण हुआ और स्टेट ने अपना फॉर्म पकड़ा, तो उनको वैधता की और भी जरूरत पड़ी। तो पहली बार पुराण में उनका जो हिस्ट्री का कॉन्शसनेस है, उसे इतिहास पुराना उसी को कहते हैं। जो ओवरऑल जो उनके पूरे जो हिस्ट्री के कॉन्शसनेस में जो चेंजेज आया है, दैट वाज कैरेक्टराइज एज इतिहास पुराना। कि प्राचीन काल में इतिहास पुराना का कॉन्सेप्ट रहा। सबसे पहले पुराण में चलकर तुम देखोगे कि पुराण को कई पार्ट में बांटा गया है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंशावली। तो उसमें एक वंशावली का पार्ट आता है। तो उस वंशावली में पुराणों में पहली बार सृष्टि के निर्माण के साथ कुछ खास वंशों को जोड़कर देखना शुरू किया, जिसमें आता है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश और गुप्त वंश। तो वहां तक पुराण ने खींच दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि जब धीरे धीरे और भी, पहले तो राज्य आया, राज्य का आकार लिया तो वंश स्थापित हुई, फिर आगे चलकर ऑटोबायोग्राफिकल आत्मकथात्मक रचनाएं आने लगी। उस सीरीज में सबसे पहले है वानभट्ट की का हर्षचरित। लेकिन वानभट्ट के हर्षचरित से पहले भी हरिसेन ने जो अभिलेख लिखा है, इलाहाबाद का समुद्रगुप्त अभिलेख, वो भी एक ही शासक को संबोधित है और उससे हमें सूचना मिलने लगती है। और एक बार जब वानभट्ट ने लिख दिया तो उसके आगे तुम देखोगे फिर मतलब शासक पर आधारित अभिलेख, जैसे मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख है, या फिर आप देखोगे इसका विजय सेन का देवपारा अभिलेख है। इसी प्रकार के अभिलेख लिखे जाने लगे और फिर साहित्यिक रचनाएं लिखी जाने, जैसे पृथ्वीराज रासव, चंद्र बरदाई। तो इस तरह की कृति में स्पष्ट रूप से कथात्मक रचनाओं के माध्यम से उस वंश और उसकी उपलब्धि के बारे में सूचना दी जाने लगी। तो धीरे धीरे आप देखो इतिहास की जो अवधारणा है बदलती गई, वो एक तरह की नहीं है जैसा कि वेस्टर्न स्कॉलर सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में इतिहास पुराण की अवधारणा प्राचीन काल में भी बदलती रही। तो ये बेसिकली उर्मिला थापर का कॉन्सेप्ट है और वहीं से लेके इस क्वेश्चन को डाला हुआ है इसने। तो मान लो अभी जैसे यही क्वेश्चन था, इसको अब स्टार्ट करने का तो स्टार्ट तो सब खुद कर दो। हाँ, तो परीक्षा भवन में जो गए होगे वही समझा होगा। इस चीज़ को जो स्टार्ट हो जाता है वही बड़ी चीज़ होती है। अब उसमें ये कहना कि तुम इस तरह से स्टार्ट करो, उस तरह से स्टार्ट करो, तो ये एक चैलेंज लगता है। लेकिन अगर यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ, जैसे अब इसी का इतिहास पुराना, तो अब इतना तो सबके दिमाग में आ जाएगा कि भाई प्राचीन भारत के पाश्चात्य चिंतकों की इस धारणा के विपरीत की प्राचीन भारत के लोग की इतिहास संबंधी दृष्टि नहीं थी। भारत में भी इतिहास पुराण संबंधी एक लंबी परंपरा रही थी। इतना तो लिख ही डालेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे लिखना शुरू कर सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? इतना ही काफी होता है। वहां पर इतना, वहां पर लिखते कहाँ है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि तुम लोग अभी, अगर मुझे केवल इतना ही बेचैनी है कि तुम लोग अगर लिखने वाला मार्क्स देख पाओ ना, वहां लिखने वाला मार्क्स थोड़ा सा टच दे देता है। पिछले साल इसी ने भी, करिश्मा ने ही थोड़ा सा टच दिया कि नई नई बुक का 2-4 रेफरेंस दी तो सेकंड पेपर में सीधे 166 मार्क्स दिया। इस बुक को ना, हाँ इस, हाँ तो वो पकड़ लेगा, बढ़िया है, मार्क्स देगा वो। तो वो थोड़ा सा टच, अगर क्या होता है कि मार्केट में अधिकतर मार्क्स जो तुम देखते हो नॉन लिखने वाला मार्क्स देखते हो, क्योंकि जो बच्चा यहाँ से जाता है तो मैं तो जानता हूँ कि भाई किसका, चूंकि क्वेश्चन का लेवल देखने के बाद ही पता चलता जाता है कि बच्चे की राइटिंग किस तरह की होगी। अब देखो दूसरा क्वेश्चन पर आते हैं। फिर एक बात और गौर करो, क्वेश्चन का साइज क्या है, 200 वर्ड्स। तुम लोगों के टाइम का जो क्वेश्चन देखता हूं तो मेरा देख के जी ललचता है। नहीं, जी ललचता है इसलिए 200 वर्ड्स का लिखना बड़ा मजेदार है ना, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या है, क्या हम लोग के टाइम में 5 क्वेश्चन पूछता था, 3 लिखना रहता था। तो कभी कभी होगा कि तुम्हारे टेन्यूर में बहुत सारे काल पूछते ही नहीं थे। मतलब कोई बच्चा पढ़ा होगा तो फ्रांस की क्रांति पर अपने पूरे टेन्यूर में वो लिख ही नहीं पाया होगा, ये फ्रांस की क्रांति पूछेगा ही नहीं।
अब क्या हो गया है कि आपको सब युग पर टच करा देता है एक बार, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा क्वेश्चन होता है नंबर ऑफ। तो पहले क्या होता था, जो अच्छे बच्चे होते थे और जो सामान्य बच्चे होते थे उसमें अंतर का बिंदु थोड़ा कम हो जाता था। अब क्या है कि अच्छे बच्चे और सामान्य बच्चे में अंतर का बिंदु ज्यादा हो गया, क्योंकि ये मैराथन दौड़ केवल नहीं, ये हाई स्पीड दोनों दौड़ है। तैयारी में मैराथन और परफॉर्मेंस में 100-200 मीटर का दौड़, माने एक ही साथ ये टेस्ट मैच और 2020 दोनों खिलवाता है। एग्जाम हॉल में 2020 खेलो और प्रिपरेशन के समय टेस्ट मैच खेलो। तो उसमें जो एग्जाम हॉल में जो तुम जाते हो ना, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप गिवन टाइम में, गिवन समय में आप कैसे परफॉर्म कर पाते हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है वहाँ पर। तो उसमें दिमाग में वो चीज़ें आनी चाहिए, तो जिसका समझा हुआ है और जो अच्छा बच्चा है उसके परफॉर्मेंस में और कॉमन बच्चों के परफॉर्मेंस में सीधा सा अंतर आ जाएगा। देखो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हम रखते हैं कि पुरातत्वीय साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित सामाजिक और राजनीतिक आयामों का प्रत्यक्ष पता तो नहीं देते हैं, वे यह तो बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति विनगरीकरण के क्रमिक प्रक्रम में से गुजरी थी। टीका कीजिए। अब टीका में टिप्पणी कीजिए, वो टीका कीजिए लिखता है यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस does not give direct access to the possible social and economic dimensions, social and political dimensions of the decline of Harappan civilization. What it does indicated very clearly is that the Harappan culture underwent a gradual process of de-urbanization. Comment. अब कमेंट का टीका कीजिए लिखता है, कंप्यूटर से अनुवाद करवाते हैं, कम से कम उन लोगों को तो अनुवाद बढ़िया से करवाना चाहिए। तो खैर अब ये देखो, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भाई, पूरा तात्विक साक्ष्य है जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, वो तो कम से कम पॉलिटिकल, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक राजनीतिक कारक भी हो सकता है, एक सामाजिक कारक भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसकी संभावना। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य तो इनकी संभावना के बारे में कुछ बताने से रहा, उसके लिए हमें साहित्यिक साक्ष्य चाहिए होगा। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य से हमें यह पता चल रहा है विभिन्न नगरों को देखकर कि विनगरीकरण हुआ। अब कोई बच्चा, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात तुम्हें बता रहा हूं, मेरे पास इस पर ढेर सारी चीजें याद है, लेकिन मैं तुमसे ये अपेक्षा नहीं करूंगा। कोई बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा हुआ है, उसे केवल नेचर ऑफ डिक्लाइन के बारे में और 2-4-5 स्थलों के पर होने वाले जो परिवर्तन के चिन्ह उसको पता है, तो उसी 4-5 स्थल के आधार पर बड़े आराम से और प्यार से इस क्वेश्चन के आंसर को लपेट लेगा। क्योंकि देखो, हमारा पहला जैसे 200 वर्ड्स है, तो 50 शब्द तो मेरा इस पर खर्च होने जा रहा है कि राजनीतिक सामाजिक क्यों नहीं। जैसे अब यहां पर हमें शुरू करना है तो हम यहां शुरू कर सकते हैं। अब तुम दूसरे ढंग से शुरू करने, तुम अदरवाइज मत लेना इसको, कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव और पतन दोनों ही प्रक्रिया एक जटिल, दोनों घटनाएं एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम था। हड़प्पा सभ्यता के नगरीकरण की सफलता में केवल आर्थिक और तकनीकी कारक ही नहीं, राजनीतिक और सामाजिक कारक भी उत्तरदायी रहे होंगे, और उन कारकों में बदलाव परिवर्तन की संभावना को बढ़ा दिया होगा। परंतु साहित्यिक साक्ष्य के अभाव में हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता कि वहां उस नगरीकरण में सक्षम शासक वर्ग की क्या उपस्थिति थी, या समाज के प्रभावी वर्ग अथवा पुरोहित वर्ग ने भी इसमें भूमिका निभाई अथवा नहीं। तो इतना तो तुमको उसी में चला गया। परंतु अगर हम विभिन्न स्थलों के पुरातात्विक स्थलों की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि नगरीकरण में नगरीकरण का किस प्रकार क्रमिक पतन हुआ और किस प्रकार लोग नगर छोड़कर अन्य क्षेत्रों में पलायन करते गए। अब तुम मोहनजोदड़ो को ही देखो तो कहोगे कि बुढ़ापा के चिन्ह पहले ही प्रकट होने लगे, 7 बार बाढ़ आई, 7 स्तर बाढ़ की, जो दर्शाते हैं कि लोगों के लिए अनलिवेबल सिचुएशन हुआ, लोग उसको खाली करके चले गए। वही हम बनावली और कालीबंगा में कुछ और देखते हैं कि वहाँ पर देखते हैं कि अचानक से पतन के चिन्ह होने लगे। कालीबंगा में ऐसा महसूस किया गया जब परागों और फूलों का अध्ययन मैंने बताया हुआ है कि वहाँ पर वर्षा की मात्रा 18वीं सदी ईसा पूर्व के बाद कम होने लगी और लोग जगह खोलकर चले गए। लोथल के केस में ऐसा राव कहते हैं वहाँ पर बाढ़ आई
और संभवतः बाढ़ ने वहाँ पर व्योदहीकरण को जन्म दिया। धौलावीरा में एक भूकंप का भी प्रमाण मिलने लगते हैं और इस कारण से लोग वहाँ स्थल को खाली करके निकल गए, है ना। बलूचिस्तान और राजस्थान से अग्निकांड के भी साक्ष्य मिलते हैं जो आर्य आक्रमण की तरफ तो इशारा नहीं करते हैं, परंतु यह बात जरूर बताते हैं कि संभवतः जब सभ्यता का ढांचा कमजोर हो गया था तो आसपास के लोगों ने उस क्षेत्र पर आक्रमण किया होगा। तो इस प्रकार से हम इन स्थलों के अध्ययन से दो बातें स्पष्ट होकर उभरती है। पहली कि हड़प्पा सभ्यता का अचानक पतन नहीं हुआ, बल्कि वो क्रमिक रूप में लोग स्थान को खाली करते गए। और दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति नहीं हुई, बल्कि हड़प्पाई परंपरा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मतलब हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति नहीं लगाई जानी चाहिए, बल्कि लोग नगरीय क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में चले गए और ग्रामीण जनसंख्या के साथ मिश्रित हो गए। इस प्रकार से तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर उधर चला जाए। वहां पर जाके तुम्हारे पास जो उपलब्ध चीजें हैं वो कम नहीं है। 200 वर्ड्स के लिए तुम लोग हमेशा तैयार हो, लेकिन वहां पर जाके उसको रच डालना है, केवल थोड़ा अच्छी शुरुआत कर देनी है, अच्छा एंड कर देना है, अच्छे ढंग से उसको एक्सप्लेन कर देना है, अच्छे ढंग से कंक्लूड कर देना है, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हो कि गढ़ संघों गैर राजतंत्रीय राज्य प्रणालियां, गिव एन अकाउंट ऑफ द गणा संघास नॉन मोनार्कियल स्टेट सिस्टम्स, व्हाई डिड दे डिक्लाइन? दे डिक्लाइन मतलब गढ़ संघों का वितरण प्रस्तुत कीजिए और उसका पतन किस कारण हुआ था। हाँ। तो अब मान लो तुम शुरू करते हो तो एक आध लाइन जो आपकी 1-2 पंक्तियां हैं अपना इंट्रोडक्शन से शुरू हो गया कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में राजतंत्र के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी राज्य उभर कर आए जो किसी एक शासक के द्वारा नहीं बल्कि अनेक शासकों के द्वारा शासित होते थे। इनकी पहचान गढ़ संघ अथवा अराजक गणतंत्र के रूप में हुई। बस हो गया इंट्रोडक्शन। परंतु ये दिलचस्पी की बात यह है कि अपनी विलक्षणता को बनाए रखने के बावजूद भी यह दीर्घजीवी नहीं सिद्ध हुए और अंत में राजतंत्र के समक्ष इन्हें पराभूत होना पड़ा। तो बच्चों देखो, अब इस बार से मैं क्या कर रहा हूं कि तुम लोग का जितना टॉपिक दे रहा हूं उस टॉपिक में अब सब में हम, जैसे आपका एक टॉपिक हो जाए, 2 टॉपिक हो जाए, तो सब में मैं एक तरह से सोचने के लिए कुछ चीज़ें बना के दूंगा। जैसे देखो यहाँ पर है कि गणसंघों का पतन क्या हुआ। अब पहले अराजक गणतंत्र में तुम्हारी मेमोरी ध्यान में होना चाहिए, जो हुआ ही होगा। एक हिमालय की तलहटी में पाली ग्रंथों में 10 गणतंत्र कहा गया है, 10 अराजक गणतंत्र, 10 का नाम नहीं याद है, 2, 4, 5 के बाद ही आदि चलेगा तो भी चलेगा। और उधर उत्तर पश्चिम में जो सिकंदर के जो चूंकि वितरण बता रहा है तो सिकंदर को हिस्टोरियंस ने उत्तर पश्चिम में कुछ अराजक गणतंत्रों की चर्चा की, उसकी चर्चा कर दोगे। उसके बाद मैं जो समझता हूं कि 2 तरह की राइटिंग होती है। एक है कि चलो हम सूचना दे रहे हैं, अब ठीक है भाई पतन हुआ, देखिए इस कारण पतन हुआ, इस कारण पतन हुआ, इस कारण पतन हुआ, इस कारण पतन हुआ। एक जो थोड़ा सा और स्टैंडर्ड राइटिंग की अपेक्षा हम करते हैं आपसे, वो करते हैं जो पहला पार्ट में है कि गढ़ संघ का भौगोलिक वितरण बताइए, उनके पतन का कारण बताइए। तो मैं चाहूंगा कि गणसंघ का नेचर यानी अराजक गणतंत्र का की प्रकृति और स्वरूप बताते हुए और उसी से पतन का कारण सेकेंड पार्ट को जोड़ दें। मतलब अब जैसे डी.एन. झा, आर. एस. शर्मा टाइप के जो कॉजेज हैं, वो 3-4 कॉजेज तो हैं कि भाई जो ये गणतंत्र हैं, इन गणतंत्र अपने विचारधारा और संगठन के आधार पर संबंधित राजतंत्र से अलग नहीं कर सके। जो अराजक गणतंत्र है वास्तव में गणतंत्र नहीं थे, एक प्रकार के कुलीन तंत्र थे, जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके। ओके, और फिर वो बताते हैं कि भाई इनके बीच में दरार पैदा करना अपेक्षाकृत आसान था। तीसरा है इनका आर्थिक आधार कमजोर था, राजतंत्र का आर्थिक आधार मैदानी भाग में था, इन द फील्ड रीजन, बट द रिपब्लिक्स वर नॉन मोनार्कियल रिपब्लिक्स वर बेसिकली established in the, you can say, hilly areas and which was having the weaker economic base, so it was the one of the reasons behind their decline। तब इस तरह की चीजें अगर वहां पर कहा जाता है तो अब इसी को थोड़ा हम स्पाइसी बना के चाहेंगे कि बच्चा लोग थोड़ा सा और सोचिए, थोड़ा सा और काम करे, तो थोड़ा सा इसको स्पाइसी बना के और भी प्रस्तुत, माने ज़्यादा मसालेदार बना के प्रस्तुत किया जा सकता है कि जिन कारकों ने इन गणसंघों को जन्म दिया था वही कारक अंतोगत्वा इसके पतन के कारण हुए। ये गणतंत्र राजतंत्र और गणतंत्र दोनों की बुराइयों को अपने में लिए हुए था। एक तरफ राजतंत्र की तरह इसमें
इस गणतंत्र अराजक गणतंत्रों के आदेशों में भी निरंकुशवादी तंत्र था। अब पावर वाला तो उदाहरण तुम अगर चाहो, अगर जगह है तो दे दो, नहीं अगर देना है तो मत दो। दूसरा कि दूसरी तरफ गणतंत्र की तरह न तो ये अपनी जनता की आकांक्षा को पूरा कर सका, इसलिए न तो इसमें राजतंत्र जैसा अनुशासन था और न गणतंत्र की जैसा जन आकांक्षा का समर्थन। ये थोड़ा सा हल्का आर एस शर्मा डी एन झा से हल्का सा अलग हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उसी प्रकार से हाँ, फिर किसी भी राज्य के उत्थान पतन में उसके आर्थिक आधार की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और उस पर आर्थिक पर फिर चले जाओ, है ना। और इसी तरह से 2-3-4 जो बिंदु है उसको बढ़िया से ढंग से प्रेजेंटेशन केवल दे दे, हो गया। इसमें तो इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, हमको लगता है क्वेश्चन हो गया होगा। चलो, जो प्रेजेंटेशन है जितना बढ़िया दोगे उतना। अब देखो, do you agree with the popular view that Maurya established a unitary and highly centralized, if not the monolithic state system? क्या आप इस लोक प्रचलित मत से सहमत हैं कि मौर्यों ने यदि एकात्म राज्य तंत्र नहीं तो भी एकात्मक और अत्यधिक केंद्रित राज्य प्रणाली की स्थापना की थी? अब हमें लगता है कि बच्चों को इसे समझने में दिक्कत हो गई होगी, इस क्वेश्चन के अर्थ को। तुम लोग इस क्वेश्चन के अर्थ को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? स्टेटमेंट ही है, तो स्टेटमेंट है एग्जैक्टली ऐसा स्टेटमेंट नहीं, से मिलता जुलता। हाँ, मतलब रोमिला थापर ने एक स्टेटमेंट, एक्चुअली रोमिला थापर का यह है कि द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, रेदर द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इज हैविंग द डिफरेंशियल कैरेक्टर। जो मौर्य साम्राज्य का जो स्वरूप है उसका कैरेक्टर डिफरेंशियल है। वो ये कह रहा है कि ये यूनिटरी नहीं है, बल्कि मतलब ये कह रहा है कि देखो, अब इसमें रोमिला थापर का एग्जैक्टली तो स्टेटमेंट नहीं, घुमा फिरा के कर सकते हो। जैसे क्या आप इस लोक प्रचलित मत से सहमत है कि मौर्य ने एकात्म राज्य तंत्र नहीं तो भी एकात्मक और अत्यधिक केंद्रित राज्य प्रणाली की स्थापना की थी? तो इसमें क्वेश्चन में मेरे विचार से क्वेश्चन मांग ये कर रहा है कि प्राचीन काल के आर्थिक सामाजिक ढांचों की सीमाओं के अंतर्गत मौर्य साम्राज्य केंद्रीकृत है। मतलब एक रूप इसको होने के लिए, जिसने ये जो टर्म दिया है, ये जो शब्द आपने दिया है, आप देखोगे कि ये शब्द का प्रयोग कर रहा है कि एकात्म नहीं था, मोनोलिथिक नहीं था, यानी यूनिटी एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड। पॉपुलर व्यू दैट मौर्य एस्टैब्लिश्ड अ यूनिटी एंड हाईली सेंट्रलाइज्ड इफ नॉट मोनोलिथिक स्टेट सिस्टम। मोनोलिथिक में क्या होता कि एक ही तरह का प्रशासन हर जगह होता, उत्तर पश्चिम में होता, मगध में होता, उधर कलिंग राष्ट्र में होता, तोशली में होता, लेकिन वो सब नहीं था। क्योंकि वो जो रोमिला थापर का जो कॉन्सेप्ट है, जो अलग अलग विभेदकारी, तो अब जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली तो मेट्रोपॉलिटन स्टेट कोर एरियाज ऐसा शब्द का बिना प्रयोग करते हुए काम चला सकते हो, अगर चलाना चाहो, और अगर दे भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। कि हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य का अलग अलग क्षेत्रों पर नियंत्रण अलग अलग प्रकार का था, और इसका कारण था कि उस काल में उचित यातायात और संचार व्यवस्था का स्थापित न होना। और मौर्य साम्राज्य की 2-3 सीमाएं तो थी ना। एक तो बहुत बड़ा ट्राइबल रीजन था जिसको सिविलाइज करना आपके लिए चुनौती थी। फिर उसके बाद आपका इतना बड़ा एरिया था, उसके बाद कोई डाक व्यवस्था नहीं थी, अगर होती भी तो बहुत इफिशियंट होना उस समय आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। फिर कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट लाइन उतना मजबूत नहीं था, तो उस समय कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वह एकात्म होगा। लेकिन बावजूद इसके मौर्य साम्राज्य ने केंद्रीयकरण के लिए कहाँ कहाँ प्रयास किया, उसको दिखाओ कि कम से कम जो मुख्य क्षेत्र पर उनका नियंत्रण था, और बाकी क्षेत्रों पर भी उन्होंने कहीं ना कहीं नियंत्रण बनाए रखा। जैसे उत्तर पश्चिम में है तो विदेशी मूल के ही अधिकारियों की नियुक्ति की, वहाँ के लोगों की आकांक्षा को देखते हुए, लेकिन अपना नियंत्रण वहाँ भी नहीं छोड़ने का प्रयत्न किया। या फिर तुम देखते हो कि जनजातीय क्षेत्र में भी अशोक जनजातीय लोगों को चेतावनी देता है। और सबसे बढ़कर इसमें जो जेराल्ड फुसमैन कहते हैं कि अशोक का जो धम्मा है वो क्या है, आर्य संस्कृति को फैलाने का प्रसार है, प्रयास है। तो आर्य संस्कृति को जब फैलाओगे, जैसे जब राज्य होता है, राज्य जब तक अपना प्रचार नहीं करेगा तो राज्य का प्रभाव नहीं बढ़ता है ना। कभी कभी तुम ऐसा गौर करके देखते हो कि टैक्स विभाग है, वो टैक्स विभाग लोगों से अपील करता है कि आप टैक्स दीजिए, राष्ट्र की वृद्धि के लिए वो आवश्यक है, और आप एक तरह से टैक्स देकर राज्य को आप मजबूत बना सकते हैं। तो आपके मन में एक बात आती होगी कि भाई हम क्यों ऐसा वो बोलता है, क्योंकि उसके पास तो कुर्सी मशीनरी है, लोगों से जबरन वसूल कर ले टैक्स।
तो बोलने की ऐसा करने की क्या जरूरत है। तो वो जानता है कि जब तक तुम यह फील नहीं करोगे कि टैक्स, जैसे सर्विस टैक्स जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया था तो 2-3 साल काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि सभी प्रोफेशनल्स ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे कि हम 18% क्यों दें इनको। पहले तो 15% ही था, 15% क्यों दें। मुझे लग रहा था कि अपनी जेब से कोई पैसा छीन रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो टैक्स इवेजन लोग अब कहते हैं जो भी होगा होगा, हम कैसे दें, हर 100 में से 15 रुपया कैसे इनको दे दें, ये क्या कर रहे हैं। खास कर प्रोफेशनल्स को लगता था, भाई हमें लगता था कि हम पढ़ाते हैं, इनको क्यों दे दें। तो 2-3 साल पहले दिमाग को मेकअप करने में लगा कि नहीं भाई, इनको इसलिए दीजिए कि ये भी एक टैक्स का टाइप है, और आज इकोनॉमी का नेचर बदल चुका है, हर चीज़ें बदल चुकी है, तो फिर सब लोग ने अच्छे ढंग से दिया, आज हम सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो मतलब ये होता है कि कभी कभी पुलिस भी इश्तेहार देती है कि आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, शाम में ना चले, अंधेरे में। तो कहा ये तो हमें शिक्षा दे रहा है, तो सुरक्षा का प्रबंध करो, मैं अंधेरे में चलूंगा, आइए आप देखिए, हमको कोई लूट रहा है तो पकड़िए। तो आप ये क्यों करें हम अंधेरे में ना चलें, अगर इतनी चीज की जरूरत है तो आप क्यों हैं। तो मतलब यह है कि जब तक लोग रूल ऑफ लॉ को नहीं समझेंगे तब तक केवल अब कुर्सी पावर से उसको नहीं चेंज करवा सकते। तो अशोका जो धम्म नीति को प्रसारित कर रहा था, अब ट्राइबल रीजन में जाके तुम एटीएम लगाओगे तो लोग पता चलेगा कि एटीएम से निकालें क्या, मशीन ही उठा के रात में ले गए और घर में हाथों से तोड़ तोड़ के सारा पैसा निकाल लिया। तो मतलब पहले ट्राइबल लोगों को तुम एजुकेट नहीं करोगे कि एक सिविलाइज लाइफ क्या होता है, तो आप वहाँ पर नियंत्रण नहीं कर सकते ना। तो नियंत्रण के लिए अशोका ने जो धम्मा नीति फैलाई थी, तो 1981 में जब जेराल्ड फुसमैन ने लिखा था, मौर्यन सेंट्रलाइजेशन को सबसे पहले जेराल्ड फुसमैन ने ही चैलेंज किया था, और तब रोमिला थापड़ ने अपने व्यू को मॉडिफाई किया था। तो फुसमैन ने इसी बात को सबसे पहले उठाया था। ये पहला तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, एक रूप तो हो ही नहीं सकता, और लास्ट में बड़ा दिलचस्प लाइन कहा, कभी तुम लोगों को काम आ जाएगा, कि भारत में जितने भी साम्राज्य हुए हैं उसमें अगर हम वर्तमान भारतीय गणतंत्र की भी गणना करें तो सारे साम्राज्य या तो वो साम्राज्य सामंती हुए हैं और नहीं तो संघात्मक, एकात्मक कोई नहीं हुआ है। लेकिन राज्य प्रयासरत है। मौर्य साम्राज्य को इतना क्रेडिट दो भैया, वो केंद्रीकृत हो या न हो, लेकिन रात दिन उसके कोशिश में लगा हुआ है। बस यही इस क्वेश्चन का डिमांड है। ध्यान चला जाता क्या इस पर? जो पेपर में का जो पेपर नहीं दिया उसके बारे में पूछ रहा हूं, वो तो तुम्हारी निगाह चली जाती, एग्जामिनेशन हॉल में चली जाएगी कि नहीं। एग्जाम हॉल में 2-3 मिनट में सोचना होता है, इसलिए मैं तुम लोगों को प्रश्न कॉन्सेप्ट क्लियर करने में क्यों इतना टाइम लगता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो क्वेश्चन लिख ही नहीं सकता, फॉर्मली लिख ही नहीं सकता क्वेश्चन। तुमको टाइम देके क्वेश्चन को पचाना पड़ेगा। आज की तारीख में जो ऑप्शनल है उसमें ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन होता है, तो उसमें जिसमें फर्स्ट पेपर में कोई थिंकर्स थॉट नहीं है, तुम लोग के बहुत अच्छा है, बस केवल एक मैप का प्रैक्टिस करना है, केवल मेंटली कॉन्शियस रहना है, तो कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, सार्वजनिक धर्मों की संकल्पना के मूल बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में उपनिषदीय विचारों में से थे, विवेचना कीजिए। The concept of Brahmanic religions with particular reference to Buddhism had their roots in the Upanishadic ideas discussed. तो बच्चों, अब अगर तुम मेरा पेज उल्टोगे तो इस पेज को जहाँ पर बुद्धिज्म मैंने डील किया, वहाँ पर उपनिषद से के चिंतन से कहाँ तक प्रेरित था, उसमें 2-3 मैंने समानता के बिंदु दिखा दिया है, 2-3 असमानता के बिंदु दिखा दिया है, और जो नहीं दिखाया है वो आगे पढ़ोगे तो देखोगे। तो एक्चुअली देखो, उसमें है ऐसा कि जब वैदिक कर्मकांड के विरुद्ध जो विद्रोह का स्वर फूटा था, तो विद्रोह के स्वर में जो आर.एस. शर्मा थे या जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, तो उन्होंने यही सिद्ध करने का प्रयास किया कि भाई देखो, उपनिषद का चिंतन हो या बुद्धिज्म हो, दोनों का आर्थिक सामाजिक जो आधार है वो एक है। तो क्यों? तो कहते हैं कि एक्चुअली ये जो वैदिक कर्मकांड पर आधारित, जो यज्ञ पर आधारित, जो वैदिक कर्मकांड पर आधारित जो धर्म था, वह धर्म 6ठी सदी ईसा पूर्व में जो नगरीय अर्थव्यवस्था आई थी उसके अनुकूल नहीं थी। एक तरफ कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था जिसकी मांग थी पशुधन की सुरक्षा, और दूसरी तरफ व्यापार का विस्तार हो रहा था जिसकी मांग थी महाजनी और मुनाफाखोरी को स्वीकृति दो। तो उसमें दिक्कत यह थी कि जो वैदिक कर्मकांड पर आधारित वैदिक धर्म है वह एक जनजातीय समाज के तो अनुकूल थी, लेकिन कृषक समाज और नगरीय समाज के अनुकूल नहीं थी। तो विद्रोह का जो पहला स्वर फूटा है उपनिषद के चिंतन में, जिसने यज्ञ की तुलना फूटे हुए नावों से की है, जिसे भवसागर नहीं पार किया जा सकता। और वहां पर
एक बात और भी गौर करने वाली है कि उपनिषद जो अधिकांश उपनिषद लिखे गए वह क्षत्रिय की भूमि पर लिखे गए, विदेह माधव की भूमि पर लिखे गए। और विदेह माधव आपने नाम सुना होगा, और उन्हीं के दरबार में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था विद्वानों का, और वो ब्राह्मणों को भी शिक्षा देते थे, फिलोसोफर किंग कहलाते थे। तो दर्शन और विचारों के क्षेत्र में क्षत्रिय की पहली चुनौती उपनिषद में आई ब्राह्मणों को, और दूसरी चुनौती इट वॉज नॉट मेयरली अ कोइंसिडेंस कि द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम क्षत्रिय क्लास और क्षत्रिय वर्ण। इनका इकोनॉमिक एंड सोशल जो बेस है ना वो एक है, लेकिन ये देखो टर्म, अब जो शब्द होता है उस शब्द के इम्प्लीकेशन और मीनिंग को भी समझना होता है। हियर यू फाइंड द टर्म डिस्कस। जो डिस्कस शब्द है वो डिस्कस शब्द क्या दिखाता है कि दोनों पक्षों को सुनिए फिर अपना उत्तर दीजिए। तो एक दृष्टिकोण से दिखा दो कि किस प्रकार यह आर्थिक सामाजिक ढांचा उपनिषद का जो है वो बौद्ध बुद्धिज्म का उपनिषद के द्वारा प्रेरित है। यानी वैदिक कर्मकांड के पहला विद्रोह का स्वर उपनिषद ने फूटा, यहाँ बुद्धिज्म उसी विद्रोह की परंपरा से जुड़ गया। उसी प्रकार से आर्थिक सामाजिक ढांचे के अनुकूल उपनिषद ने पहले काम किया, बुद्धिज्म भी उसी से जुड़ गया। लेकिन तुम कहोगे कि दोनों के दृष्टिकोण, दोनों के स्वरूप में एक बहुत बड़ा अंतर फिर भी है। उपनिषद की दृष्टि सुधारवादी थी, तो बुद्धिज्म की दृष्टि रेडिकल, मूल परिवर्तनवादी। माने वही जो, अगर तुम वहाँ पर तुलना कर सकते हो तो कर सकते हो। इसकी तुलना हम यूरोप के रोमन कैथोलिक, यूरोप में हम प्रति धर्म सुधार आंदोलन और प्रोटेस्टेंट आंदोलन से कर सकते हैं। यूरोप में जो प्रति धर्म सुधार आंदोलन था वो क्या था? वो चाहता था कि भाई हम रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था को सुधार के मजबूत बनाए, और प्रोटेस्टेंट मूवमेंट में मार्टिन लूथर ने क्या किया? उसी को पूरे को अस्वीकार कर दिया, पूरे रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। ये है। दूसरी बात है, उपनिषद सर्वोच्च आत्मा है ना, सर्वोच्च आत्मा की अवधारणा विश्वास करता है, एक ही आत्मा जो हम सब से गया हुआ है। और बुद्धिज्म आत्मा के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर देता है। तो एक प्रचंड आस्तिक है, दूसरा नास्तिक है। तो अंतर का यह बिंदु भी दर्शाना होगा, और जब ये दोनों बिंदु दर्शा दोगे उसके बाद तो फिर क्वेश्चन में कुछ छूटने की संभावना ही नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट वन आपका है, doubtless it was not a free state, it was any rate a state, K.N. Sastry, reflect upon the nature of local self-government institutions in the Chola country. निस्संदेह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, इन किन प्रकारेण यह एक राज्य था। K.N. शास्त्री चोला देश में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रकृति पर विचार, K.N. शास्त्री चोल देश में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की प्रकृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो देखो, अब इसमें जब क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है तो सबसे पहले क्वेश्चन में यह तय करना होता है कि इसको हम सपोर्ट करें या इसको क्रिटिसाइज करें। तो इस क्वेश्चन में क्या संकेत मिल रहा है आप लोगों को, ये किस तरफ हम लोग को जाना चाहिए, इसके मतलब एक मुकाम पर जाके इसको क्रिटिसाइज भी हमको करना चाहिए, या ले दे के इसका कुछ सबल पक्ष दिखाते हुए ही हम लोग को चलना चाहिए। तो क्वेश्चन में जो टेल पार्ट होता है दैट इज गोइंग टू बी इंडिकेटर फॉर अस कि हमको आखिरकार किस दिशा में जाना है। क्या लग रहा है? क्रिटिसाइज करना होगा, उसका सूत्र क्या है? तुमको किस सूत्र के आधार पर लग रहा है क्रिटिसाइज करना होगा? क्या? देखो, वो अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुमको बताता हूं। निस्संदेह एक स्वतंत्र राज्य नहीं था, डाउटलेस इट वाज नॉट अ फ्री स्टेट। अब डाउटलेस इट वाज नॉट अ फ्री स्टेट, इट वाज एनी रेट अ स्टेट। इन किन प्रकार में यह एक राज्य था, मतलब एक स्वतंत्र राज्य तो नहीं था लेकिन एक राज्य की तरह था, मतलब स्वायत्ता, इसको काफी स्वायत्ता प्राप्त थी। ये नीलकंठ शास्त्री का कहना है। नीलकंठ शास्त्री में मैंने जो अपने क्लास में बच्चों को करवाया हुआ है उसमें मैंने कहा हुआ कि नीलकंठ शास्त्री ने किस प्रकार चोल साम्राज्य की तुलना बिजेंटियन साम्राज्य से की थी। तो ऊपर के स्तर पर केंद्रीयकरण था लेकिन निचले स्तर पर उन्होंने स्वायत्ता प्रदान की थी। तो एक एंगल बनता है कि चूंकि इसमें नीलकंठ शास्त्री है और नीलकंठ शास्त्री को ज्यादा आइडियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं तो उनको क्रिटिसाइज करोगे। लेकिन अगर अगर कहा जाता कि यह प्रजातंत्र था या निचले स्तर पर गणतंत्र था, ये कह रहा है कि कुल मिलाकर यह एक राज्य था, मतलब इस स्वायत्ता की बात करता है।
तो स्वायत्ता का तत्व तो इसमें था। जो शासकों ने बिचौलिए और मध्यस्थ थे, उनकी शक्ति को जो शासकों ने काफी सीमित किया था। जो आगे विजयनगर में फिर नहीं देखो, विजयनगर में फिर वो एलिमेंट्स उभरेंगे तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट खंडित होगा। इसमें स्वायत्ता तो थी, तुम अपनी तरफ से सिर्फ इतना कर सकते हो कि, लेकिन इसको गणतंत्र, स्वायत्तता तो जरूर प्रदान की गई, लेकिन इसे एक गणतंत्र के रूप में नहीं माना जा सकता, जैसा कि नीलकंठ शास्त्री कहते हैं, क्योंकि इसमें भी एक प्रकार का आर्थिक सामाजिक विभाजन बना हुआ था और उच्च जाति के लोग इसमें प्रभावी रहे थे। इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिसाइज करने का हमें नहीं लगता कि आपको जरूरत है। वैसे जब आप लिखते हो तो बांध के लिखना बहुत मुश्किल होता है कि 2 लाइन क्रिटिसाइज करो, 2 लाइन अच्छा, वो तो उसमें मूड होता है, कलम चलती है, चल जाती है तो चल जाती है, और फिर जिधर घूम जाती है और हमारा सम टोटल राइटिंग अच्छा होता है तो परीक्षक मार्क्स दे देता है। इसको कोई ह्यूमैनिटीज में कोई निर्धारित नहीं कर सकता कि नहीं आप 1 लाइन में क्रिटिसाइज करो, दूसरा लाइन मत करो। वो तो एक मूड होता है जिसमें आप करते चले गए। इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने की गुंजाइश नहीं है। इसमें हाँ थोड़ा सा आप दिखा दो बस। उसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चोलों का है, तो उसमें एक बात को तो सभी मानते हैं कि स्वायत्ता वहाँ है, और स्वायत्ता का कारण है मध्यस्थ और बिचौलियों को नियंत्रित किया गया है, तो इसलिए वहाँ पर तुम देखोगे स्वायत्ता है। लेकिन अब जब जो कर देता है, जो कर नहीं देता है, उसके बीच अंतर है। शूद्रों को इससे और महिलाओं को वंचित रखा गया है, तो इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, तो उसकी तरफ हल्का सा इशारा करके बढ़ जाना है ना। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर मौर्य काल में प्रदेश पारी और महाद्वीपीय पारीय व्यापार का भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा था। What was the impact of trans-regional and trans-continental trade in post-modern period on the social and cultural life, है ना। क्या प्रभाव पड़ा था। अब देखो यहां पर तुम एक सेकेंड के लिए रुको। उत्तर मौर्यकाल पोस्ट मौर्य पीरियड ध्यान में आ गया, समुद्र पारीय व्यापार ध्यान में आ गया, तो समुद्र पारीय व्यापार का तुमसे 2 चीज पूछा रहा है। भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अब सांस्कृतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक 2 पहलू दिया है। मुझे लगता है कि बच्चे लोग सांस्कृतिक को तो पकड़ लेगा, क्योंकि उसको गांधार शैली से जोड़ेगा, यूनानी रोमन शैली, मैंने व्हाट वाज द कल्चरल एंड सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। तो यूनानी रोमन जो स्टाइल ऑफ स्कल्पचर है उस क्षेत्र में वो दिखाएगा कि भाई मुख्य रूप से जो सांस्कृतिक प्रभाव देखोगे। उसके अलावा तुम एक सांस्कृतिक प्रभाव यह भी दिखा सकते हो, जो विदेशी लोग आए तो उन्होंने वैधता प्राप्त करने के लिए संस्कृत लैंग्वेज को अपना लिया। जैसे आप जूनागढ़ अभिलेख ही देखते हो रुद्रदमन का, तो जूनागढ़ अभिलेख में पहला संस्कृत का बड़ा अभिलेख उसने खुदवाया है। फिर तुम यह भी देखोगे कि जो विदेशी लोग आए हैं कुछ भारतीय धर्म को ही प्रोत्साहन दिया है वैधता प्राप्त करने के लिए। जैसे कुषाणों ने, मैं तुम देखते हो कनिष्क ने बुद्धिज्म को, और तो सांस्कृतिक प्रभाव में तुम देखते हो कुजुल कैथफिसस है, या कैथफिसस मतलब फैमिली है, वो शैव धर्म को प्रोत्साहन दे रहा है। फिर देखते हो गोंडो फर्निस है, वो भी बुद्धिज्म को प्रोत्साहन दे रहा है। कुषाण का बेटा एक पोता जो है पौत्र है वसुदेव, माने कनिष्का का आगे का उत्तराधिकारी, वो इतना प्रभावित है वैष्णव धर्म से या भागवत धर्म से कि अपने को वो वासुदेव का ही टाइटल। तो खैर उतना सारा उदाहरण नहीं देना, थोड़ा उदाहरण देकर सांस्कृतिक। लेकिन सामाजिक वाले में तुमको लफड़ा होगा कि सामाजिक वाले में सामाजिक प्रभाव हम क्या दिखाएंगे। तो सामाजिक प्रभाव जो पारीय व्यापार है उसका, समुद्र पारीय व्यापार का सामाजिक प्रभाव में एक तुम देखोगे तो एक तुमको कॉरपोरेट सेक्टर के उद्भव के रूप में दिखाना चाहिए। जो एक व्यापारी वर्ग आया है और जिन व्यापारी वर्ग के द्वारा जो चैत्र स्तूप विहार मैंने बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से संरक्षण दिया गया है, उसमें कला का भी संरक्षण दिया गया है, साहित्य को भी संरक्षण दिया गया है, और आर्थिक जीवन में इस वर्ग की आर्थिक सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उस कारण से श्रेणी व्यवस्था जो कायम हुई है, जो सामाजिक जीवन में श्रेणियों की भूमिका, जैसे तुम सुना होगा तुमने कि अगर कोई महिला अगर वह बौद्ध धर्म की व्यवस्था ग्रहण करनी चाहे तो उस महिला को, उस विमन को, in order to take the membership of Buddhism, this woman was supposed to take the permission not simply from her husband but even from the guild of her husband.
जब तक उसकी श्रेणी का भी समर्थन उस महिला को, जब तक उस गिल्ड का भी अनुमोदन उस महिला को नहीं मिलता, तब तक वह पूरा नहीं होता। उसको अपनी हस्बैंड के गिल्ड का भी समर्थन मिलना चाहिए, तभी वह महिला बौद्ध पंथ की सदस्यता ग्रहण कर सकती थी। तो इस सामाजिक प्रभाव में गिल्ड की भूमिका, व्यापारी वर्ग की भूमिका। दूसरा तुम दिखा सकते हो कि बड़ी मात्रा में जो विदेशी तत्वों का हमारे समाज में आगमन हुआ है, उस कारण से समाज में एक उथल पुथल आई है। पहले मनु जैसे लेखक ने उन्हें क्या किया है, तो मनु जैसे लेखक ने पहले उन्हें मलक्ष कहकर अस्वीकार कर दिया है। उस शासक वर्ग के थे, अधिक समय तक मलक्ष कहकर अस्वीकार नहीं किया जा सकता, तो द्वितीय वर्ग की क्षत्रिय कहकर उसको उसमें शामिल कर दिया है। तो इस तरह से जब समाज में उथल पुथल आया है, तो फिर मनु संहिता का युग आरंभ हुआ है, और मनु संहिता में सामाजिक व्यवस्था के प्रति कठोर दृष्टि अपनाई गई है। वन व्यवस्था की शुद्धता को बनाए रखने के लिए महिलाओं की स्थिति में भी, सामाजिक स्थिति में गिरावट देखी गई है। इसको वहाँ से जोड़ कर लिखना पड़ेगा, और एग्जाम हॉल में इतने को सोच कर और जोड़ कर लिखना बड़ा अच्छा लगता है अगर पढ़ा हुआ हो तो और समझा हुआ हो तो। मोर एंड मोर राइटिंग, मोर एंड मोर रीडिंग, मोर एंड मोर थिंकिंग, एंड व्हाट वी कॉल मेंटल फर्मेंटेशन और इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन, बौद्धिक जुगाली, और खूब क्वेश्चन का आंसर बच्चा करे घर पर प्रैक्टिस पर। ये तीन चीज करता रहेगा तो एक मिरेकल हो जाएगा। वहां पर जाके आराम से लिखेगा, सिलेक्ट होगा, नौकरी करेगा। क्योंकि जब तक तुम्हारा अपना समझा हुआ और सोचा हुआ नहीं होता है। अब देखो, अब जो भक्ति काल पर जो क्वेश्चन पूछा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है। लगता है संस्कृत की भी जानकारी रखनी पड़ेगी क्या। उत्पन्ना दरवीरे भक्ति कर्नाटे बुद्धि मांगता, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी वही किया है। इसिता किंचित महाराष्ट्र गुर्जरे जिनता गता, द्रविड़ देश में भक्ति के आविर्भाव का विवरण दीजिए। इंग्लिश में कहा वही उत्पन्ना द्रविड़े भक्ति कर्नाटक का विद्यमान। अब देखो, अगर इसका शाब्दिक अर्थ तुम अगर इस श्लोक का देखोगे तो ये है कि भक्ति द्रविड़ क्षेत्र में उत्पन्न हुई थी, कर्नाटक में जाके उसकी और भी वृद्धि हुई, और जो महाराष्ट्र में जाके किंचित स्थिता और ज़्यादा वो मजबूत, उसका आधार मजबूत हुआ, और गुजरात में जाकर वो जीर्ण शीर्ण हो गई, मतलब उसका पतन, समापन हो गया। तो अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देखकर क्या लगता है कि हम ये जो पद्म पुराण का स्टेटमेंट है उसको हम फॉलो करें या इंडिपेंडेंट लिखें? इंडिपेंडेंट लिखिए, इसका क्या बेसिस तुमको लग रहा है, क्यों इंडिपेंडेंट लिखे? या पद्म पुराण का जो निर्देश है उस निर्देश को पढ़े? हाँ, अगर ये कहता कि पद्म पुराण का निर्देश पढ़ना है तो फिर इसको आराम से यूपीएससी पर एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में डाला जा सकता था कि हमारी भाषा ही आजादी है कि नहीं, और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को इनक्रोच कर रहे हैं क्योंकि जबरन हम पर संस्कृत थोप रहे हैं। तो लोग, कुछ लोग ये भी कहते हैं कहीं हिंदुत्व का एजेंडा तो नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? एक्चुअली देखो बच्चों, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है। ये इंडिपेंडेंट अगर ऐसा रहता तो ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में भी देता और हिंदी में भी देता। इसमें गुजरात में हम पतन कैसे दिखाएंगे, और तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन गुजरात में पतन, क्योंकि पद्म पुराण जब लिख रहा था तो 4वीं-5वीं सदी में और 10वीं सदी में पद्म पुराण लिखेगा। लेकिन हम लोग तो जैसे 10वीं सदी या 12वीं सदी में लिखेगा पद्म पुराण, थोड़ा बाद का है, हो सकता है 14वीं भी हो, लेकिन हम लोग तो लिख रहे हैं 21st सेंचुरी में न्यू रिसर्च के आधार पर। तो गुजरात में हम नरसिंह मेहता के साथ उनको पतन बता देंगे, मतलब उत्तर भारत में तो उसका एक नया रूप निकल रहा है। और कबीर और नानक कहाँ चले गए? बिना कबीर और नानक के आगे भक्ति पूरी ही नहीं है। एक समय था कि रामानुज और शंकर का गुणगान होता था, आज गुणगान हो रहा है नानक और कबीर का, जो कि प्रजातंत्र का युग है। और यह जो नानक और कबीर है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रजातंत्रवादी तत्व आ जाता है। तो अब इसका युग है, तो इसको तो हम फॉलो नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट। इसको आप उठाइए, अलवार और नैनार संत से शुरू करिए, और अलवार और नैनार संत में थोड़ा सा दिखा दीजिए। तो मैं तो सब करवा ही चुका हूं। वहां से उत्तर से जो पुराण पर आधारित भक्ति आई, वो दक्षिण में संगम तत्व से जुड़ गई, और संगम में तत्व में भावनात्मक तत्व ज्यादा प्रबल था। सो इन संगम लिटरेचर यू विल फाइंड द इमोशनल एलिमेंट्स वर गोइंग टू बी प्रीडोमिनेंट। तो अब वो दोनों जो इमोशनल एलिमेंट्स जो उससे मिक्सअप कर गया उत्तर की भक्ति से, तो
एक भावनात्मक भक्ति का विकास वो अल्बान नार्सन से दिखाओ, और फिर वहाँ से आगे बढ़ के नॉर्थ में किस तरह से बढ़ते हुए, और तब वो चला गया है दक्षिण की जो भक्ति है, वो दक्षिण की भक्ति उसमें रामानुज ने कैसे पहले संत आए, फिर कैसे रामानुज जैसे आचार्य आए, नाथ मुनि और ये सब, तो वो आचार्य ने कैसे भक्ति को एक दार्शनिक आधार दिया, और फिर कैसे भक्ति यहाँ से बढ़ी। तो महाराष्ट्र में थोड़ा सा जो महाराष्ट्र संत है, तो महाराष्ट्र संत पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा, और महाराष्ट्र संत में विठोबा की पूजा होती थी, तो महाराष्ट्र वाले भी थे सगुन ही, लेकिन महाराष्ट्र भक्ति में नाथपंथ का तत्व मिल गया था, तो इसलिए महाराष्ट्र में इसने एक सामाजिक आंदोलन का रूप लिया। और फिर जब उत्तर भारत में गया तो उत्तर भारत में दो धाराएं में बट गई, शगुन और निर्गुण, दोनों से परिचय करा दो, समर्थ। उसमें कबीर नानक से ही परिचय करा दो, सूट तुलसी ये सब से ही परिचय करा दो। हम कहाँ मान रहे हैं गुजरात में जीर्ण हो गया, हम क्यों माने गुजरात में जीर्ण हो गया? पद्म पुराण में लिखा हुआ, दैट इज रिटेन इन पद्म पुराण, और चूंकि ये पद्म पुराण में लिखा हुआ है इसलिए कहा रहा है कि गुजरात में जीर्ण हो गया। हम लोग क्यों गुजरात में जीर्ण माने इसको? क्या इसका गुजरात में जीर्ण होने का उसका दृष्टिकोण है कि जो भक्ति का महत्ता दक्षिण तक ही है, उत्तर में फिर भक्ति को पतन मानता है, और हम लोग मानते हैं कि उत्तर में ही जाके भक्ति का वह रूप निकला जो दक्षिण में भी नहीं था। जो उत्तर में कबीर तो नहीं थे, नानक नहीं थे, निर्गुण भक्ति नहीं थी। निर्गुण भक्ति समझते हो क्या है? निर्गुण भक्ति, हाँ, तो उसमें क्या फायदा है? सामाजिक क्षेत्र में कैसे आंदोलन है वो? नहीं नहीं नहीं, उसमें तुम थोड़ा सा उसको देखोगे, उस सामाजिक निराकार ईश्वर की पूजा का मतलब धार्मिक कर्म कांड की अस्वीकृति। अब कबीरदास क्या कहते हैं? पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते भय चक्की भली पीस खाए संसार, मंदिर मस्जिद कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता पर मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मतलब ये सब उन्होंने कर्म कांड का तार तार करके रख दिया। तो कबीर के स्वर में तो एक आंदोलन है ना, नानक के स्वर में एक आंदोलन है, सिख आंदोलन खड़ा हो गया। सिख का मतलब एक खास धर्म को फॉलो करता है वो सिख है। कबीरदास ने किसी को नहीं छोड़ा। महिलाओं के तीर्थ यात्रा का कैसे आलोचना की? चलिए कुलबुर्नी गंगा नहाए, 5-25 के धक्का खाइन घरों की पूजी आए गमाए, चलिए कुलवर्णी गंगा नहाए। तो अब वो जो उनका मतलब जो स्वर है वो शहर एक सामाजिक आंदोलन है ना उसमें, तो हम उन्हीं को छोड़ दें। हम क्यों माने कि गुजरात में जाके वो जीर्ण हो गया? हमें ये स्टेटमेंट मानना ही नहीं, और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि ये स्टेटमेंट हम माने। वो केवल एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप एक दे दिया, एक मतलब दोहा में हमको बता दिया, मतलब वो अपना स्मार्टनेस दिखा दिया कि दोहा में कहा कि आप लिखिए। नहीं तो वो कभी भी संस्कृत में हमको नहीं लिखता, या ऊपर देता कि उपयुक्त कथन के प्रकाश में। गुर्जर प्रतिहार, लेकिन हाँ नहीं गुर्जर उसको एग्री करना ही नहीं। अब गुप्ता वाक्टका काल के दौरान में कला और वास्तुकला संबंधी प्रयोगों पर चर्चा कीजिए। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा बच्चों को वाक्टका वाला में कुछ दिख नहीं रहा। वाक्टका वाला में तुमको देखो, तो वाक्टक वाले में तुमको नहीं टेंशन करना था, तुमको केवल और केवल ध्यान रखना था गुप्ता में। वाक्टका में क्या है कि जो गुफा संख्या 16 है गुप्ता का, वो वाक्टक और गुप्ता का कॉमन है। इसके अलावा एक अगर तुम कोई बच्चा अगर एक दे सकता, अगर कोई बच्चा एक दे सकता तो वो एक दे सकता था जो 16वां नंबर गुफा है उसके बारे में। 16वां नंबर गुफा उसका नागपुर में एक शिवा का बड़ा स्टैचू बनवाया हुआ है। क्योंकि देखो इनका गुप्ता का और वाक्टका में फर्क क्या है कि जो गुप्ता है, वाक्टक ने गुप्तों से अपनी विरासत ली है, तो वाक्टक अच्छा, और गुप्तों ने ही वाक्टक से ली है, लेकिन वाक्टक दोनों से जुड़े रहे हैं। एक भारशिव का नाम सुना है, नागवंश का शासक था, तो भारशिव जो थे वो शिव के उपासक थे। जो नागवंश का शासक, दशमेधा घाट जो बनारस का है ना, दशमेधा घाट, वो भारशिव का ही बनवाया हुआ है। वो एक्चुअली 10 अश्वमेध यज्ञ किया था तो उसके उपलक्ष्य में बनवाया था, खुशी खुशी में। तो उसने गुप्तों से वैष्णविज्म है,
गुप्तों से बुद्धिज्म भी लिया है और उधर भारशिव से लिया है शैविज्म। तो नागपुर में जो उसका कैपिटल था प्रवर्तसेन प्रथम का, तो वहाँ पर उसने एक शिवा का स्टैचू बनवाया हुआ है। और इसके अलावा जो आप देखते हो महायान बुद्धिज्म का जो गुफा वास्तुकला है वो बनवाया हुआ है। तो उसको वही एक दो उदाहरण से तुम वाक्टक को ले सकते थे, मेनली तुम गुप्ता को आधार बना के लिखते और एक दो उदाहरण वाक्टका का दे देते, तुम्हारा काम पूरा हो जाता। इस क्वेश्चन को कैसे लिखा जाए ये तुम्हारे लिए चैलेंज था। क्वेश्चन था कि डिस्कस द एक्सपेरिमेंटेशन विद आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता वाक्टका पीरियड। काल के दौरान कला और वास्तुकला संबंधी प्रयोगों पर चर्चा कीजिए। तो पहले देखो, ये केवल कला और वास्तुकला पर तुमको नहीं लिखना है, ये लिखना है कला और वास्तुकला के प्रयोगों पर। तो पहले मन में यह स्थिर करना पड़ेगा कि गुप्त और वाक्टका काल में एक्सपेरिमेंट्स क्या है, व्हाट वर द एक्सपेरिमेंट्स। तो एक एक्सपेरिमेंट तो बच्चों ये है कि इस काल में तुम देखते हो कि जो स्तूप है, पहले अब तुम चाहो तो पहले मंदिर से शुरू करके बुद्धिज्म पर लाओ या बुद्धिज्म से ले जाके मंदिर पर लो, तो पहले हम बुद्धिज्म से ही शुरू करते हैं। तो इस काल में तुम एक प्रयोग देखते हो कि स्तूप के स्वरूप को बदल दिया। पहले जो स्तूप होते थे वो होते थे वो स्तूप जो होते थे वो अर्धवृत्ताकार होते थे। इसमें स्तूप जो धार्मिक स्तूप है उसकी तस्वीर बताओ कि धार्मिक स्तूप में, धार्मिक जो बनारस के पास है तो उन्होंने देखा होगा वो एकदम ढोलाकार स्तूप बनवाया है और बहुत बड़े आकार का ढोलाकार। तो स्तूप के निर्माण में परिवर्तन है। दूसरी बात क्या है कि इससे पहले भी चैत्य और विहार बनते थे, लेकिन अजंता में जो आपको चैत्य और विहार बौद्ध मंदिर देखते हैं वो क्लासिकल ढांचा ग्रहण किया है। रॉक कट पहले भी बनते थे, लेकिन जो रॉक कट चैत्य का जैसा बेहतरीन उदाहरण आपको अजंता में मिलेगा वैसा नहीं मिलेगा। तो इसलिए गुप्ता के बारे में कहा जाता है कि जो मंदिर जैसे गुफा वास्तुकला है उसमें इसने क्लासिकल मानदंड ग्रहण कर लिया था। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट है। तीसरा एक्सपेरिमेंट दो कि मंदिर निर्माण कला पहली बार गुप्त काल में आरंभ हुआ और ऊंचे चबूतरे पर मंदिर बनाए गए। उसका थोड़ा स्टाइल बता दो। चारों तरफ सीढ़ियां हैं, कुछ मंदिर में शिखर है, अधिकतर मंदिर अपने सपाट हैं। केवल देवगढ़ का दशावतार मंदिर में शिखर है, भीतरगांव के मंदिर में शिखर है। तो जिसको आगे तुम नागर शैली का स्थापत्य के नाम से जानते हो उसका आधार गुप्तों ने तैयार किया। तो एक उदाहरण तुम नागर शैली वाले में दे दोगे। उसके बाद तब तुम नेक्स्ट वन एक्सपेरिमेंट में आओगे चित्रकला। मतलब जो चित्रकला का साक्ष्य हमें आरंभ से ही मिलता है, भीमबेटका के चित्रकला के काल से ही मिलता है। उसके बाद तुम देखते हो कि अजंता के जो आरंभिक चित्र है वो आंध्र सातवाहन काल के हैं, लेकिन गुप्त काल में 16वीं नंबर जो गुफा है उसमें वाक्टकों का वहीं पर मेंशन कर दो। और वाक्टका की परंपरा फिर गुप्तों को भी मिली है, तो गुप्तों ने उसको फर्दर डेवलप किया है। और 17 नंबर 19 नंबर गुफा है। इन गुफाओं में तुम देखोगे कि जो चित्र बने हैं उस चित्र ने क्लासिकल मानदंड ग्रहण किया और इसने आगे चलकर दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य एशिया के भी चित्रकला को और पल्लव और चालुक्य के चित्रकला को ही प्रभावित किया है। तो आगे भारतीय चित्रकला को और दक्षिण एशिया और मध्य एशिया की चित्रकला पर भी अपना प्रभाव छोड़ा है। तो उसके बाद तुम आ जाओ सारनाथ मूर्तिकला। तो तुम देखो कि मथुरा और गांधार मूर्तिकला की दो शैलियां प्रचलित थी। गुप्तों के समय दोनों मिलकर सारनाथ शैली के रूप में विकसित हुई। और फिर हम देखते हैं कि सारनाथ मूर्तिकला भी एक क्लासिकल मानदंड ग्रहण करता है और वो भी दक्षिण पूर्व एशिया से दक्षिण भारत से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया की मूर्तिकला पर अपना प्रभाव छोड़ता है। तो इन 4-5 प्रयोग को तुम दिखा दोगे, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा। मतलब तुम्हारा गुप्ता देखो कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है आज की तारीख में, वो कोई क्वेश्चन सोते जागते कभी ले। एक ही क्वेश्चन इसमें टेक्निकल है, तुमको मैं बताऊंगा। जिस टेक्निकल क्वेश्चन में बच्चा जिसको इंफॉर्मेशन हो नहीं लिख सकता है, जो मैं आगे बताता हूं फर्स्ट पेपर में वैसा एक क्वेश्चन है। और बाकी दिमाग लगाएंगे वो तो सारा क्वेश्चन का आंसर कर देगा। लिखना 5 है, लेकिन मुझे लगता है कि वो 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के फर्स्ट पेपर में सारा क्वेश्चन लिख देगा।